परमाणु संरचना के लेक्चर 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा परीक्षा में जो आपके क्वांटम अंक हैं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं क्योंकि क्वांटम अंक हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में। क्वांटम अंक का उपयोग क्या होता है और वो हमें कौन सी जानकारी देते हैं, कौन सा क्वांटम अंक क्या बताता है, और क्वांटम अंक की जानकारी से हमें यह पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में, उपकोश में, ऑर्बिटल में उसका चक्रण क्या है। ये सारी चीज़ें क्वांटम अंक के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आप किस प्रकार से, यदि आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाए और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाए कि चारों क्वांटम अंक का मान बताइए, तो आप किस प्रकार निकालेंगे। तो आपको तत्व से क्वांटम अंक पूछे जा सकते हैं या फिर क्वांटम अंक का मान दे करके आपको तत्व के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये कैसे होगा हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जब भी क्वांटम अंक का सॉल्यूशन आपको करना है तो आपको प्रश्न इस प्रकार से आता है, आपको सीधे सीधे देते हैं n, l, m और ये है s। आपको पता होना चाहिए ये मुख्य क्वांटम अंक है, ये है आपका दिगंशी क्वांटम अंक, ये है आपका चुंबकीय क्वांटम अंक और ये है आपका चक्रण क्वांटम अंक जिसका मान -12 या फिर +12 हो सकता है। जब भी आपको क्वांटम अंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। यदि आपको वो नहीं आएगा तो मुश्किल रहेगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आना चाहिए। एक साधारण सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक तत्व है बोरोन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5। परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक उस पर आवेश नहीं है। तो प्रोटॉन भी 5 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 5 हैं। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो होगा 1s2, 2s2 और 2p1। अब आप देखिए ये जो 72 कोश के इलेक्ट्रॉन है ये 2s2 और 2p1 है। अगर हम 2p को लें, अगर इस तरीके से आपको प्रश्न दिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए क्वांटम अंक का मान क्या होगा, तो आप ध्यान रखें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये संख्या लिखी जाती है किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये होता है मुख्य क्वांटम अंक। इसके बाद ये जो p है या फिर spdf कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि दिगंशी क्वांटम अंक जो है वो हमें उपकोश के बारे में बताता है। उपकोश का मतलब spdf, इसका मान हमने पढ़ा था 0 से लेकर के n-1 तक के मध्य होता है, अगर आपको याद हो। तो s, p, d और f, इनके लिए l का जो मान है वो 0, p के लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए f के लिए 3 होता है। तो आप देखें कि यदि l का मान हमको लिखना हो, देखिए n तो हो गया 2, l का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये p है तो p के लिए होता है 1, तो 1 हो जाएगा। अब m हमको कैसे निकालना है, m का मतलब चुंबकीय क्वांटम अंक। ये देखिए आप, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। चुंबकीय क्वांटम अंक हमें अभिविन्यास के बारे में बताता है, अर्थात हमको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। देखिए हम p उपकोश की बात कर रहे हैं। p उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए आप, जब हमने बॉक्स बनाए थे ये ऑर्बिटल है इस तरीके से, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने लिखा था ये 0, ये -1 और ये +1। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। तो m l दैट इज चुंबकीय क्वांटम अंक जो है उसका मान होगा -1, और s जो चक्रण क्वांटम अंक है उसका मान -12 या +12 कुछ भी हो सकता है। आप ऑप्शन में देख लें, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
यानी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें जो आगे संख्या दी होती है 1s या 2s या 2p, ये जो अंक होता है ये मुख्य क्वांटम अंक को दर्शाता है। एल का मान आप SPDF से निकाल सकते हैं और चुंबकीय क्वांटम अंक का मान भी आपको निकालना हमने बता रखा है। और चक्रण क्वांटम अंक का तो या तो -12 या +12, इन दोनों में से कुछ भी होगा। तो इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए क्वांटम अंक के आधार पर उपकोष बताइए। उपकोष का मतलब SPDF। अब आपको n सबसे पहला जो है उसमें n बराबर 5 और l बराबर 2 दे रखा है, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में बताना है 5 और l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो ये बता रहा है, ये 5d उपकोष को दर्शा रहा है, फर्स्ट वाला। दूसरी बात, सेकंड की आप देखें कि n बराबर 6 है और l बराबर 3 है, तो ये बता रहा है 6 और l इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है, तो ये बता रहा है 6f उपकोष की बात हो रही है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, ये देखिए n बराबर 4 है और l बराबर 0 है, तो आप n को तो एज इट इज 4 तो एज इट इज लिखिए और इसके बाद l बराबर 0 किसके लिए होता है, s के लिए होता है, अर्थात ये 4s उपकोष की बात कर रहा है। इसके बाद लास्ट है आपका चौथा, n बराबर 5 और l बराबर 4। 4 किसके लिए होता है, g के लिए। तो आप देखें कि अगर आपको मुख्य क्वांटम अंक दिया हुआ है और दिगंशी क्वांटम अंक दिया है तो आप उपकोष लिख सकते हैं, किस उपकोष की बात आ रही है। यहाँ n बराबर, सबसे पहले n बराबर 5 दिया था तो आप उसको 5 को लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2 ये मान किसके लिए होते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की कुल इलेक्ट्रॉन तथा ऑर्बिटल की संख्या बताइए जिनके लिए m बराबर 0 हो और प्रोटॉन की संख्या, देखिए कॉमा लगा दीजिए, m बराबर 0 हो और प्रोटॉन की संख्या 30 हो। देखिए ये बता रहा है प्रोटॉन इक्वल टू 30, प्रोटॉन 30 यानी ये परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है। परमाणु क्रमांक 30 किसका होता है, जिंक का होता है 30। m, ये जो m है ये है चुंबकीय क्वांटम अंक। तो प्रश्न ये पूछा है कि यदि प्रोटॉन की संख्या 30 है यानी परमाणु क्रमांक 30 वाला जो तत्व है उसके लिए उन इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए जिनके लिए m बराबर 0 हो। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हमको इसके लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। जिंक का क्या होगा, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 एंड 4s 2। अब आप देखें m इक्वल टू 0 बताना है। आपको पता होगा कि जब s की बात आती है, s ऑर्बिटल की बात आती है तो l का मान कितना होता है उसके लिए, देखिए आप l का मान s के लिए होता है 0। तो यदि हमें 2l + 1 का फॉर्मूला लगाएं s के लिए तो l बराबर 0 रखने पर इसका मान आता है 1, यानी चुंबकीय क्वांटम अंक जो है s के लिए 0 होता है। तो देखिए s के लिए कितने s हैं, 1 2 3 4, तो ऑर्बिटल कितने हो गए, s वाले कितने हो गए टोटल 4। जब आप p ऑर्बिटल बनाते हैं तो चुंबकीय क्वांटम अंक
बीच के लिए 0, यहाँ के लिए -1 और यहाँ के लिए +1 लिखा जाता है। यानी P में 1 का होता है 0। P कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, यानी P ऑर्बिटल में कितने हैं? P उपकोश में 2 ऑर्बिटल हो गए। उसी प्रकार से D की बात करते हैं अपन। जब आप D उपकोश बनाते हैं, उसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो देखिए किस प्रकार होता है ये। 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाले के लिए 0, -1, -2, +1 और +2 होता है। तो D में भी एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसके लिए m बराबर 0 होता है। तो D के लिए कितने हैं? 1। अब आप देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई? 4, 5, 6, 7, यानी टोटल ऑर्बिटल जो आएंगे आपके वो आए 7, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14। तो आप इस क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन ये था कि परमाणु क्रमांक 30 के लिए m बराबर 0 वाले कितने ऑर्बिटल हैं। आपको पता होना चाहिए s के लिए m का मान 0 होता है। p ऑर्बिटल की जब हम p उपकोश की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्बिटल के लिए m का मान 0 होता है, और d में भी एक के लिए 0 होता है। तो उसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितने ऑर्बिटल हैं, और क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि 7 ऑर्बिटल हैं और 14 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन है आपका वो है, देखिए, निम्न में से क्वांटम अंकों का कौन सा सेट संभव नहीं है। यानी इनमें से 3 बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक ऐसा है जो गलत है। अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहले आप n और l को चेक कर लें। n कभी भी l के बराबर नहीं होगा। n का मान हमेशा बड़ा होगा l से। ये आप ध्यान रखें। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको अगर n और l की पूरी जानकारी हो तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो आप देखें कि पहला जो ऑप्शन है उसमें n भी 3 है और l भी 3 है। n बराबर 3 और l बराबर 3, अर्थात ये 3f की बात कर रहा है जो संभव नहीं है, यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड पे जाते हैं हम। 4, n बराबर 4 और l बराबर 0, यानी n का मान ज्यादा है, हो सकता है 4s की बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है। सी ऑप्शन में देखें 3, n बराबर 3 है और l बराबर 2 है। l बराबर 2 किसके लिए होता है? d के लिए, 3d, ये भी पॉसिबल है, ये भी होता है। और डी ऑप्शन आप देखें 5, 3, यानी n का मान 5 है और l का मान 3 है, 5 f की बात हो रही है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यानी इन चारों ऑप्शंस में से आप देखें कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि n का मान l के मान के बराबर कभी नहीं होगा, n का मान हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो आपका करेक्ट जो आंसर है इस प्रश्न के आधार पर वो है ऑप्शन ए।